जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने संविधान की भाग 1 पढ़ा था, जिसे कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 2। भाग 2 को नागरिकता कहते हैं। तो आज पढ़ते हैं हम लोग भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 में क्या है, तो आइए दोस्तों आज देखते हैं भाग 2 को। भाग 2 को कहते हैं नागरिकता। भाग 2, भाग 2 को कहते हैं नागरिकता। भाग 2 को क्या कहते हैं? नागरिकता। नागरिकता का आर्टिकल है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब भाग 2 को कहते हैं नागरिकता। नागरिकता का आर्टिकल है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नागरिकता में आर्टिकल पढ़ते हैं 5। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में यही कहता है कि संविधान के प्रारंभ में भारतीय नागरिकता। कहने का मतलब यही है कि आप जब भी भारत में जन्म लिए तब से आप भारत के नागरिकता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब आप भारत में पैदा हुए तब से लेकर आपको भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो वही है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कहने का मतलब यही कि है कि प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। कहने का मतलब है कि जो 26 जनवरी 1950 में भारत संविधान को लागू किया गया था, जो तब भारत में थे उन्हें उसी समय से भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। मतलब कहने का यही अर्थ है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 5 में। यह कब से लागू है, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहने का मतलब है 6, मतलब कि अब भोजपुरी नहीं सुनते होंगे, जानते होंगे जिसको कहते हैं छटियाना। मतलब छटियाना यानी कि कोई बात कर लेकर के गुस्सा हो जाना, रुस जाना, उसी को कहते हैं अनुच्छेद 6 के समझने के लिए बता रहे हैं। अनुच्छेद 6 कहने का मतलब अनुच्छेद 6 में यही है कि जो पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। लेकिन अब ये समझिए, पाकिस्तान से तो आज भी लोग भारत आ रहे हैं, तो क्या उन सबको नागरिकता दी जाएगी? नहीं। कहने का अर्थ है कि जब भारत विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तब से उसकी एक डेट रखी है कि कब तक जो भारत में आए उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। तो 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान से भारत आने पर भारत की नागरिकता है। ये कितने आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 6 में है। लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले, संविधान लागू होने से पहले जो भारत में आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता किस आर्टिकल में दी जाएगी? उन पाकिस्तान को, तो 6 आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 5 में यही कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, आर्टिकल 6 में कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7 का मतलब समझिए कि शांत। 7 के मतलब शांत। तो पाकिस्तान आजकल अशांत में रह रहा है, हम लोग शांत हैं। तो हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से किसी को मतलब नहीं, सब अपना शांति से जीवन गुजार रहा है। तो अनुच्छेद 7 मतलब कि शांत, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान में गए लेकिन वहाँ अशांति था, तो फिर शांति के लिए भारत में है। तो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से जो भारत है उनको नागरिकता।
भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, जाने वाले लोगों की नागरिकता, नागरिकता भारत से जो पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान से फिर भारत है, लेकिन जाने के बाद इसका भी एक डेट रखा गया है कि कब तक अब भारत में आ जाए। तो इसका का रखा गया है कितना तारीख तक, 1 मार्च 1949, 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947। जो भारत विभाजन के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से गए हैं पाकिस्तान में, उन सबों की नागरिकता किस आर्टिकल से दी जाएगी, आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में यही कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से लेकिन भारत फिर आ गए, उन सबको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 7 के तहत, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में यही कहता है कि कोई व्यक्ति अपने विदेशी दौरा पे गया, मतलब कि कोई घूमने गया है या फिर बाहर मतलब विदेश में रहकर को कमा रहा है, उन सब की भी नागरिकता तो रहनी चाहिए। तो ये आर्टिकल में 8 में यही कहा गया है कि भारत से बाहर कमाने के लिए या घूमने के लिए गए हैं, लेकिन 5 साल के अंदर में कम से कम आपको एक बार भारत में आना होगा, उन सब की नागरिकता। विदेशी भ्रमण और नौकरी के लिए बाहर गए लोगों की नागरिकता, नौकरी के लिए बाहर गए लोगों की नागरिकता, मान लीजिए कि भारत से बाहर गए हैं लेकिन कमाने के लिए, घूमने के लिए, तो उन सब की नागरिकता बनी रहेगी अनुच्छेद 8 के तहत, लेकिन आपको 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर भारत आना होगा, एक बार आना होगा, एक बार आना होगा। अनुच्छेद 8 में कहा गया कि विदेशी भ्रमण और नौकरी के लिए बाहर गए लोगों की नागरिकता, लेकिन 5 साल के अंदर भारत आपको एक बार आना होगा, ये आर्टिकल 8 में कहता है। ठीक है, आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि मान लीजिए कि आप भारत का नागरिकता हैं, लेकिन आप जाकर के किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे, तो भारत की नागरिकता अपने आप आपकी समाप्त हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि भारत का नागरिकता एकल नागरिकता है, लेकिन आप जब 2 देश की सिटीजनशिप लीजिएगा तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, भारत की नागरिकता समाप्त। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 यानी कि अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में यही कहता है कि भारत की नागरिकता अब तक आपकी बनी रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करिएगा, सरकार विरोधी कार्य नहीं करिएगा, तब तक आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। कहने का मतलब यही है कि आपकी भारत की नागरिकता कब तक बनी रहेगी, जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। कहने का मतलब यही, आप जाइए संसद में पत्थर चला कर आ जाइए, या झंडे का अपमान करिए, या राष्ट्रगान का अपमान कीजिए, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति आपको नागरिकता वंचित कर सकती है। ठीक है, तब भारतीय नागरिकता बनी रहेगी, भारतीय नागरिकता रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, जब तक आप देश विरोधी कोई कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 10 में कहने का मतलब यही है कि भारत की नागरिकता आपकी बनी रहेगी,
लेकिन कब तक बनी रहेगी कि जब तक आप कोई देश के विरोधी कार्य ना करें तब तक आपकी भारत की नागरिकता क्या रहेगी, तो बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक अनुच्छेद 11 बताते हैं दोस्तों। ठीक, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 कहने का अर्थ है कि अब ये लास्ट अनुच्छेद है, इसका नागरिकता का लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में यही कहता है कि आपकी भारत की नागरिकता के कार्य में कानून अगर कोई भी बनाएगा तो कानून बनाएगी संसद। भारत की नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी, संसद। भारत की नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 11 में यही कहा गया है कि भारत की नागरिकता संबंधी कानून कौन बनेगी, तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद बनाएगी। या कुछ भी तरह की संशोधन करना होगा या एक लाना होगा तो कौन लाएगी, भारत की संसद लाएगी, अनुच्छेद 11 में कहा गया। ठीक है, अच्छा भारत की नागरिकता कितनी, तो भारत की नागरिकता एकहरी है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। भारत है यह एकल नागरिकता किस देश से लिया है, भारत एकल नागरिकता किससे लिया है, तो इंग्लैंड से। किससे लिया है, इंग्लैंड से ली है। भारत एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ग्रहण की है, तो इंग्लैंड से की है। ठीक है, भारत एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली है, इंग्लैंड से ली है। ठीक, एक आया था भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था दोस्तों, बताइए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। कब आया था, तो 1955 में आया था। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। भारतीय नागरिकता कब आया था, 1955। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान कितने हैं, तो भारत के अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो भारत को नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रावधान है, तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान, प्राप्त करने की प्रावधान 5 है। कितनी है, नागरिकता प्राप्त करने की प्रावधान कितनी है, 5। और समाप्ति के 3। प्राप्त करने की अवधारणा कितनी है, 5। समाप्ति की कितनी है, तो 3। समाप्ति के प्रावधान कितनी है, तो 3 है। देखते हैं दोस्तों 5 में क्या क्या है, कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी नागरिकता खो सकती है। ठीक है, ठीक, देखिए तो सब जानता है कि पहला जन्म से मतलब कहने का अर्थ यही है कि आपके माता पिता दोनों अगर भारतीय हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। जन्म से आप जब भारत में जन्म लिए, मान लीजिए कोई विदेशी टूर पे आया है, कोई विदेश अमेरिका के कोई व्यक्ति है जो भारत के टूर पर आया है, लेकिन कोई महिला है जिसकी प्रेग्नेंट अभी मतलब हो जाती है, मतलब कोई बच्चे के डिलीवरी होती है, तो क्या उस बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो नहीं, क्योंकि वह विदेशी नागरिकता ली हुई है। लेकिन अगर माता पिता दोनों भारतीय होंगे तो उसको जन्म से ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो कहने का अर्थ यही है कि पहला जन्म से नागरिकता, पहला है जन्म से 1986 से दिया जा रहा है। माता पिता दोनों भारतीय हो, माता पिता दोनों भारतीय हो, माता पिता क्या हो, भारतीय हो। जन्म से 1986 देता है, माता पिता दोनों क्या हो, तो भारतीय हो। ठीक है, प्रावधान कब बना कि माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, 2003 से। लेकिन ये पहले जो था ना जन्म से, तो 1986 में दिया जाता था। ठीक है, लेकिन दूसरा का है वंश क्रम के आधार पर,
1992, 1992। माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है। लेकिन इसी को संशोधन करके 2003 में कह दिया गया कि नहीं, दोनों भारतीय होना चाहिए, ठीक है। वंशाकरण का है कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, लेकिन 2003 में कह दिया कि नहीं, दोनों भारतीय होने चाहिए। जन्म के क्रम से जो लेगा उसके माता पिता दोनों में से क्या होना चाहिए, तो भारतीय होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, पंजीकरण। पंजीकरण कैसे दिया जाएगा नागरिकता? तब भारत में आपको कम से कम लगातार 7 वर्ष तक रहना होगा। भारत में लगातार 7 वर्ष तक, भारत में लगातार 7 साल रहना होगा। भारत में लगातार 7 साल रहना होगा, ये हो जाएगा पंजीकरण के अनुसार। एक और है जिसका नाम है देशीकरण। चौथा नंबर का देशीकरण। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है या फिर कोई अच्छा व्यक्ति है जो भारत के प्रति सोच रखता हो कि नहीं, भारत विकसित होना चाहिए, भारत के लोग ऐसे करें तो अच्छा होगा, तो उस प्रकार उस स्थिति में उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति को भारत में 7 नहीं 12 साल रहना होगा। पंजीकरण में 7 साल के लिए था, लेकिन देशीकरण में 14 साल को, ठीक है, नहीं 12 साल का, सॉरी 12 साल का। पंजीकरण में 7 साल और देशीकरण में 12 साल। भारत के बारे में सकारात्मक सोचे, भारत की कम से कम एक भाषा जानता हो, भारत की एक भाषा जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच हो, क्या हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच हो। उसके बाद कोई किसी क्षेत्र से विशेष व्यक्ति हो, किसी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हो, खेल कूद से हो या पत्रकारिता से हो, लगातार 12 साल भारत में रहना हो, भारत में 12 साल भारत में लगातार रहना हो, ठीक है। देशीकरण में कैसे दिया जाएगा? कम से कम भारत की एक भाषा जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच हो, किसी क्षेत्र से संबंधित हो, 12 साल कम से कम वो भारत में रहे, तब उसको देशीकरण के आधार पर दी जाएगी नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर क्या थी कि कम से कम आपको भारत में आकर 7 वर्ष तक रहना होगा। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम कब से दिया जाता था? 1992 से। कम से कम माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, लेकिन इसी को 2003 में कह दिया कि नहीं, माता पिता दोनों भारतीय हो, तब आपको जन्म के अधिकार पर मैंने दिया जाएगा नागरिकता। 5 नागरिकता प्राप्त करने की आखिरी 5 भूमि का अर्जित। जैसे मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान की जमीन को कुछ ले लिया टुकड़ा, तो जहाँ जो जमीन लिया भारत, वहाँ के व्यक्ति आपरूपी भारत के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि वो जमीन भारत के क्षेत्र में आ गया। जब भारत के क्षेत्र में आ जाएगा तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? भारतीय नागरिकता। तो अर्जित भूमि का अधिकार मतलब कोई भी अगर जगह भारत में मिलता है तो वहाँ के व्यक्ति अपने आप भारत की नागरिकता हो जाएंगे, ठीक है। तो अर्जित भूमि का मतलब कहने का कि भारत में किसी के जमीन को भारत में मिलाना, वहाँ के लोगों की नागरिकता अपने आप। भारत में किसी को मिलाने पर वहाँ के लोगों की नागरिकता, ठीक। जैसे सिक्किम को हम लोग लिए थे, जैसे सिक्किम
जैसे सिक्किम, भारत में भूमि अगर किसी राज्य या देश का मिला दिया जाता है तो वहाँ के लोग अपने आप भारत की नागरिकता ले लेंगे, वहाँ के लोग अपने आप भारत की नागरिकता ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5 तरीके से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त विधि, प्राप्त प्रावधान, नागरिकता प्राप्त प्रावधान था ये। ठीक है, जन्म से 1986 से इसमें संशोधन किया गया है कि मतलब कोई एक भारतीय होना चाहिए, लेकिन वंशानुगत 92 में कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, लेकिन इसको 2003 में कह दिया कि नहीं, माता पिता दोनों में से कोई एक ना, दोनों भारतीय होने चाहिए। पंजीकरण, भारत में वह कम से कम 5 साल तक रहा हो। देशीकरण, भारत की वह कम से कम एक भाषा जानता हो। भारत के प्रति सकारात्मक सोच हो उसकी, किसी क्षेत्र में खेलकूद से या कला के क्षेत्र में पत्रिका, मतलब किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 12 साल भारत में लगातार रहना होगा। अर्जित भूमि, भारत में किसी को मिलाने पर या किसी जमीन या किसी स्थान को मिलाने पर भारत में वहाँ के लोग अपने आप भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। जैसे सिक्किम हम लोग के राज्य में, देश में कब मिला था, तो 35वां संविधान संशोधन 74 में जो स्वराज्य का दर्जा मिला, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य सिक्किम बना 1975 में, तब वहाँ के लोगों के लिए कोई इसमें से नागरिकता नहीं मिली। इसके आधार पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक, आगे अब देखते हैं नागरिकता अधिनियम, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1900 कब आया था, तो 1955 में आया। लेकिन इसमें 6 बार संशोधन किया गया। कितने बार? 6 बार। लेकिन इसमें कितने बार संशोधन किया गया? तो 6 बार संशोधन कितने बार किया? संशोधन 6 बार। इसमें से पूछता है कि इसमें कब कब भारतीय नागरिकता के अधिनियम में संशोधन किया गया है। देखिए, पहले तो हो गया 95 के बाद कब हो गया 86। पहले तो 95 में आया 1986, 1992, 2002, 2002 नहीं, 2003, 2005, 2015, 2019। तो इस भारतीय नागरिकता अधिनियम में 1955 में इस 6 बार संशोधन किया गया। पहला बार कब? 1986 में, दूसरा 92, तीसरा 3, चौथा 5, छठा 15, पांचवा 15 और छठा 19। ठीक, तो इतने बार संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब नागरिकता के आधार पर कुछ कैटेगरी बांटा गया है। जैसे मान लीजिए किसे पता चलेगा कि ये नागरिक किस आधार पर इसको मतलब भारत की नागरिकता शामिल है कि नहीं है, पहचानने के कुछ नियम है। तो सबसे पहला है अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय कहने का मतलब ये है कि ये नागरिक भारत के तो नागरिक होते हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन नौकरी या व्यापार के लिए ये भारत से बाहर आते हैं। मान लीजिए कि अंबानी आज भारत में रह रहे हैं, लेकिन व्यापार के कारण ये किसी दूसरे देश में चले जाए, तो क्या उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं, वो अनिवासी भारतीय के रूप में कार्य करेंगे। मतलब कि वो भारत के तो नागरिक होंगे, लेकिन अपने काम के लिए अपने देश से बाहर रह रहे हैं, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी एनआरआई के कारण, यानी इसको फुल फॉर्म में कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ये भारतीय नागरिक हैं, ये भारतीय नागरिक है। ठीक,
ये भारतीय नागरिक होते हैं, ठीक है। और ये व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में भारत से बाहर रहते हैं, नौकरी या व्यापार के कारण, या व्यापार के कारण भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं। नौकरी या व्यापार के कारण भारत से जो बाहर रहते हैं वो अनिवासीय भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन के रूप में जाने जाएंगे। ये भारतीय नागरिक होते हैं, व्यापार के लिए या नौकरी के लिए भारत से बाहर रहते हैं, ठीक है। इसके बावजूद जब ये भारत आएंगे तो इन्हें मतदान का अधिकार है, मतदान की अधिकार है, मतदान का अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने का नहीं, इन्हें मतदान का अधिकार है लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है। बस तो यही है अनिवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब आपका नॉन इंडियन रेसिडेंट है या व्यक्ति कैसे मालूम चलेगा, तो ये भारतीय नागरिक होना चाहिए, नौकरी या व्यापार के कारण भारत के बाहर रहता हो, मतदान का अधिकार होता है, अनिवासी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार है लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा नियम, जिसका नाम है PIO। PIO मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO मतलब भारतीय मूल का जो व्यक्ति हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो उसको बोलते हैं PIO। देखिए ये भारतीय मूल के नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो पूर्वज है ना, पूर्वज भारतीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सचिन रविंद्रनाथ न्यूजीलैंड से खेलता है तो उनके दादा भारतीय थे, वो भारतीय नहीं है, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि भारतीय मूल के व्यक्ति उसके से माना जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भारतीय, लेकिन उसको भारत की नागरिकता नहीं है, लेकिन इसको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी आप ही बताइए। तो इसको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इसको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। तो ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं, ये भारतीय नागरिक नहीं होते हैं, इनके पूर्वज भारतीय होते हैं, इनके पूर्वज भारतीय होते हैं, इनको मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है, ये भारतीय मूल के नहीं होते हैं, इनके पूर्वज भारतीय होते हैं, इनको मतदान का और चुनाव का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ठीक, इन्हें पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी, पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी, पंजीकरण के तहत इनके भारत की नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण में कितने साल आना होगा, पंजीकरण में 7 साल, पंजीकरण में 7 साल रहना होगा, ठीक है। तो ये है भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिकता तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके पूर्वज कभी ना कभी भारत की नागरिकता प्रदान किए थे। उसके बाद इन्हें मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है, पंजीकरण के तहत इन्हें 7 साल भारत में रहकर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे,
विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक। एक और नियम है, विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक, विदेशी भारतीय नागरिक, ये विदेशी नागरिक होते हैं जिनके पूर्वज भारतीय रह चुके थे। ये विदेशी नागरिकता अब ले चुके होंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आज रचना रविंद्रनाथ का लड़का पैदा होता है तो वो भी तो भारतीय, विदेशी भारतीय मूल का हो गया, तो उसको भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि वो भी विदेशी नागरिक ले चुका है। लेकिन उनके पूर्वज कभी ना कभी भारत की नागरिकता लिए हो, ठीक, उन्हें जीवन भर भारत के वीजा उपलब्ध होंगे। ये रविशंकर मेरा को नहीं है, मतलब अब कोई अगला होगा तो उन्हें आजीवन वीजा उपलब्ध हो गए, ठीक। लेकिन यह दो देश को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर उन्हें इस सब फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये विदेशी नागरिक है, विदेशी नागरिक हो, विदेशी नागरिक है जिनके पूर्वज, जिनके पूर्वज, जिनके पूर्वज क्या है, भारतीय हो, वीजा उपलब्ध हो, वीजा आजीवन उपलब्ध, आजीवन उपलब्ध, जीवन का वीजा आजीवन उपलब्ध हो, यही है विदेशी भारतीय नागरिक, जिन्हें भारत की तो नागरिकता नहीं है लेकिन उनके पूर्वज कभी ना कभी भारत की नागरिकता हो, लेकिन उस व्यक्ति को वीजा आजीवन उपलब्ध रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होगी मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें लास्ट संशोधन जो हुआ था 2019 में, हर कोई जानता है कि CAA आया था। कब आया था? CAA, यानी कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। CAA नहीं लगा था 2021 में, तो उस समय माहौल बन गया था कि नहीं, मुसलमानों की नागरिकता छीनी जा रही है, उन सबकी नागरिकता हटा के भारत की नागरिकता, संविधान में छेड़छाड़, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया गया था। लेकिन नहीं, इसमें कुछ और ही बात है। चलिए बताते हैं आपको क्या था। तो देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो रह रहे हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, इन 6 धर्मों के व्यक्ति जिन्हें धर्म के रूप में प्रताड़ना कर रही हो, जिसे धर्म के रूप में ये सब लोग प्रताड़ना कर रहे हो, उन लोगों के लिए बनाया गया था सिटीजनशिप एक्ट कि भारत में आकर नागरिकता ले ले। लेकिन भारत में आने का भी इनका एक कानून था। कब तक आए हो? देखिए कौन कौन सा, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, एक छूट रहा है दोस्तों को, 5, सिख, ये 6 जो धर्म है ना, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध और सिख, हिंदू प्रताड़ना के कारण, यानी कि इन सबको अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रताड़ना कर रहे हो, बांग्लादेश की जनता, पाकिस्तान की जनता, अफगानिस्तान की जनता, तो ये बंदे भारत में आकर के नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन वो कब तक आए हो? तो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो। 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आ चुके हैं, यह उनके लिए है, ठीक है। से पहले आए हो, से पहले आए हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, पारसी, ये सब 6 धर्मों के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं,
उनको सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट के तहत भारत की नागरिकता 2019 के बाद दी जाएगी। लेकिन इसे कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया 10 जून से थे 10 जनवरी 2020 से पूरे भारत में लागू, ठीक है। 10 जनवरी 2020 से पूरे भारत में ये लागू हो गया, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 2015 में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब पारसी, ये 6 जात धर्म को लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हो, उन्हें भारत में 2019 के एक्ट के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आप सबको नागरिकता संबंधित हर प्रावधान समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अगर कुछ गलती होती है तो आप सब समझिए कि आप सबके छोटा भाई हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाने का। मुझे तो उम्मीद है कि मुझसे अभी तक सही से सब कुछ बताया इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि मुझे लगे कि नहीं मुझे पढ़ाने में अभी तक जितने पढ़ाए हैं उस सबसे संतुष्ट है सब लोग। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।